जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम मैथ 403 के लेक्चर नंबर 2 के लिए हाजिर हैं। तो आज के लेक्चर में हम जो है ना वो स्टार्ट जो है वो यहाँ से लेंगे कि कम्प्लेक्स नंबर्स जो हैं सबसे पहले कब इनकी ज़रूरत महसूस हुई और किस फॉर्म में ये हमारे सामने आए और किस तरह से वहाँ से हमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिफ़ाइन करने की ज़रूरत पड़ी और हमने किस तरह से इनको जो है वो डिफ़ाइन किया। जी तो बढ़ते हैं अपने लेक्चर के फर्स्ट पार्ट की तरफ। देखिए सबसे पहले मैथमेटिशियंस के पास जो है वो ये प्रॉब्लम आया कि इस टाइप की इक्वेशन आई जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है। तो यहाँ से इसको जब सॉल्व करने की कोशिश की गई तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1 आ गया। अब हमारे पास रियल एक्सेस पे या रियल नंबर्स में कोई ऐसा नंबर मौजूद नहीं था जिसका स्क्वायर ले तो -1 आए। तो फिर हमने क्या किया, इसको हमने यहाँ पे ज्योमेट्रिकली अगर इसको देखें तो ज्योमेट्रिकली ये जो एक्स स्क्वायर है इसको लिखे तो ये बनता है x इंटू 1। यानी यहाँ पर हमें बेसिकली x यानी इस इक्वेशन में x एक ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर -1 है और ज्योमेट्रिकली अगर देखें तो ज्योमेट्रिकली इसका मतलब है कि x जो है वो एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन है या एक ऐसी रोटेशन है जिसे हम 2 टाइम्स 1 पे अप्लाई करें तो हम -1 पे पहुंचे। यानी बेसिकली ज्योमेट्री ने ये जो ज्योमेट्री है इसने हमें बताया कि भाई इस इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब है कि आप एक ऐसा x चाहते हैं, आप x एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, एक ऐसी रोटेशन चाहते हैं जिसको आप अगर 1 पे अप्लाई करते हैं तो वो आपको -1 पे मैप कर देती है। तो अगर हम देखें तो सबसे पहले क्या है कि ये x जब हमने 1 पे अप्लाई की तो इसने यानी थ्रू 90 डिग्री एक दफ़ा हमें रोटेशन दी थ्रू 90 डिग्री। तो यहाँ से हम क्वार्टर रोटेशन के बाद यहाँ पहुंचे, फिर एक और x अप्लाई किया तो उसने हमें और 90 डिग्री की रोटेशन दी तो हम -1 पे पहुंच गए। तो ज्योमेट्री ने हमें बताया कि बेसिकली ये x क्या है, यहाँ पे ये एक क्वार्टर रोटेशन है जो आपको यानी थ्रू 90 डिग्री रोटेशन है जो आप 2 दफा अप्लाई करते हैं तो आप 1 को -1 पे मैप कर लेते हैं। तो दूसरा जैसा कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में देखा कि फिर हमने गौर किया कि भाई ये 90 डिग्री की जो रोटेशन है जिसे हम क्वार्टर रोटेशन का नाम देते हैं, ये तो हमारे पास -1 का स्क्वायर रूट है। कल के लेक्चर में हमने इस चीज को काफी डिटेल में डिस्कस किया था कि -1 की जो स्क्वायर रूट ऑफ -1 है ये बेसिकली 90 डिग्री की रोटेशन है अबाउट द ओरिजिन। तो हमें पता चला कि x तो फिर ये -1 स्क्वायर रूट है, यानी इस इक्वेशन का सॉल्यूशन बेसिकली क्या है, -1 का स्क्वायर रूट। और -1 का स्क्वायर रूट जो है वो अगर आप देखें तो रियल लाइन पे तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, क्योंकि रियल लाइन तो आपको किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट नहीं देती। तो उसके लिए फिर आपने कल भी हमने देखा कि वो फिर एक और यानी इमेजिनरी नंबर उसको तस्वर किया गया और उसके लिए फिर एक इमेजिनरी एक्सेस ड्रा किया गया। तो हमने कहा कि यहाँ से चलते हुए हम यहाँ पे पहुंचते हैं तो यहाँ पे वो नंबर पड़ा है 90 डिग्री रोटेशन के बाद -1 का स्क्वायर रूट, जिसे बाद में फिर हमने आयोटा का जरूर नाम दिया। तो यहाँ से इस इक्वेशन ने फिर हमें आयोटा जो है उसको इन्वेंट करने पे मजबूर किया या हमें इमेजिनरी नंबर्स को डिस्कवर करने पे जो है वो फोर्स किया। तो इस इक्वेशन से हमें पता चला कि x यानी वो ट्रांसफॉर्मेशन x है जो कि इक्वल टू आयोटा है। तो इसी तरह से जिस तरह से हम यहाँ से आके -1 पे पहुंचते हैं हम इधर से भी आ सकते हैं। यानी ये रोटेशन इस तरफ से भी आ सकती है जो कि पॉजिटिव आयोटा है, और अगर इस तरफ से आएगी तो वो थ्रू माइनस आयोटा आएगी। इसका मतलब x की 2 वैल्यूज हैं, आयोटा भी है माइनस आयोटा भी है। तो यहाँ से हमें x जो है वो प्लस माइनस आयोटा हासिल हुआ। इसी तरह से अगर हम इसी की सेकंड इक्वेशन की तरफ एक और एग्जांपल की तरफ आते हैं, इस आयोटा की इन्वेंशन के बाद हम इस तरह की इक्वेशंस को आसानी से सॉल्व करने के काबिल हो गए। किस तरह से स्टूडेंट्स, तो उसके लिए जरा इसको देखते हैं। वैसे देखने में ये देखिए कितनी कॉम्प्लिकेटेड सी लग रही है, यानी एक जो है वो अंडर रूट उसके नीचे अंडर रूट उसके नीचे अंडर रूट और एक लामतना ही सा सिलसिला जो है ना वो चल पड़ा है। लेकिन ये है बहुत सिंपल। इसके लिए थोड़ी सी जरा हमें इसके मैथमेटिक्स से ज्यादा कॉमन सेंस की जरूरत है। मैथमेटिक्स में बहुत ऑर्डिनरी सा है लेकिन इसमें थोड़ी सी कॉमन सेंस जो है ना उसका यूज है। मिसाल के तौर पे हम ये x के इक्वल है, ये ज़हन में रखिएगा कि ये -1 स्क्वायर रूट उसके नीचे फिर -1 स्क्वायर रूट उसके नीचे -1 स्क्वायर रूट, तो ये इनफाइनाइट जो है ना वो स्क्वायर रूट्स का एक नेस्टेड सीक्वेंस है, यानी एक के अंदर दूसरा दूसरे के अंदर तीसरा। और ये टोटल इनकी तादाद कितनी है वो x हमें दी गई है या हमने x जो है वो ली है। अब उसके बाद आगे अगर आप चले हम इसका दोनों तरफ स्क्वायर करें तो ये x स्क्वायर हो जाएगा, और ये जब स्क्वायर करेंगे तो ये ऊपर वाला जो बाहर वाला पहला स्क्वायर रूट साइन है वो खत्म हो जाएगा। तो ये -1 आजाद हो जाएगा स्क्वायर रूट से, ये आ जाएगा -1 माइनस, फिर उसके बाद ये बाकी सीक्वेंस जो है ये वाला एज इट इज ये मौजूद रहेगा। अब अगर गौर करें ये ऐसे ही है कि जैसे हमारे पास आसमान पर सितारे हैं, एक सितारा टूट के गिर जाता है तो हम नहीं कह सकते कि उनकी तादाद में कोई कमी हुई है। बेसिकली वो तादाद जितनी पहले होती है उतनी रहती है। यानी अगर एक -1 या एक जजर की अलामत हमने हटा लिया तो बाकी कितनी है गिनती नहीं कर सकते हम, फिर भी वो इन्फिनिटी है। क्योंकि इन्फिनिटी में से अगर आप कोई एक चीज खींच लेंगे तो फिर भी आप उनको काउंट नहीं कर सकते, वो तादाद फिर भी इनफाइनाइट ही रहेगी।
तो ये तादाद जो है वो कितनी है, वो हमें क्वेश्चन में दी गई है x, तो इसकी जगह हमने दोबारा x को रिप्लेस किया। अब ये देखिए हमारे पास इन दोनों को अगर हम दूसरी तरफ शिफ्ट करते हैं तो ये जस्ट एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब आयोटा की इन्वेंशन से पहले अगर इसको सॉल्व करते तो इसके रूट्स हमारे पास कुछ इस तरह के आ जाते सॉल्यूशंस। यहाँ पे आके हम कह देते हैं इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, लेकिन अब हमने इसको जब जो है सॉल्व करना शुरू किया है तो देखें स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ अगर इसका मुवाजना करें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के साथ, यानी जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, अगर हम इसका उसके साथ मुवाजना करें तो a हमारे पास x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है वो a होता है, यहाँ पे वो 1 है तो a की वैल्यू 1 आ गई। उसके बाद x का जो कोफिशिएंट है वो b होता है, यहाँ x का कोफिशिएंट पॉजिटिव 1 है तो b 1 आ गया। इसी तरह से जो कांस्टेंट टर्म है वो हमारे पास c होती है तो यहाँ पे वो भी 1 आ गई। फॉर्मूला हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से हम बहुत अच्छी तरह अवेयर हैं, वो हमने लिखा, उसमें a b c की वैल्यूज डाली तो ये सॉल्यूशन आ गया हमारे पास। अब यहाँ पे इसको देखें तो ये प्लस माइनस है, इट मींस इसकी दो वैल्यूज हैं, एक वैल्यू आपके पास प्लस साइन के साथ है यहाँ पे और दूसरी यहाँ पे माइनस साइन के साथ है। अब इसको अगर हम सेपरेट करते हैं -1/2 प्लस √-3/2, और ये जो -√3 है ये इसको अगर हम देखें तो ये बेसिकली क्या होता है, ये एक क्वार्टर रोटेशन है, ये इंटू √3 की एक क्वार्टर रोटेशन है। तो √3 की अगर क्वार्टर रोटेशन करेंगे तो यहां से उसे उठा के यहां ले जाएंगे तो यहां तो आयोटा पड़ा है, तो इसका मतलब है ये बेसिकली √3 आयोटा है, उसकी जगह हमने √3 आयोटा लिख दिया दोनों तरफ। और अब यहां से देखें इस इक्वेशन का इमेजिनरी नंबर्स की मदद से देखें कितना हैरानकुन तौर पे एक फाइनाइट सा हमारे पास एक कंपोजिट सा सॉल्यूशन आ गया है जो कि आयोटा की फॉर्म में है, और इसी ने हमें आयोटा को डिफाइन करने का एक वे और एक रास्ता जो है वो दिया है। अब नेक्स्ट हम इसी चीज को देखते हुए कॉम्प्लेक्स नंबर को जो है वो डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। जी अब हम प्रॉपर्ली कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, अ नंबर ऑफ द फॉर्म, इसको z से आमतौर पे हम जाहिर करेंगे, z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y, जबकि ये जो x और y है यानी जो विदाउट आयोटा है उसका नाम x है और आयोटा के साथ जो नंबर लिखा होगा उसको y कहते हैं। तो ये x और y बजाते खुद रियल नंबर्स होंगे तो इसको हम कहेंगे इज कॉल्ड अ कॉम्प्लेक्स नंबर, जबकि इसमें x इज कॉल्ड रियल पार्ट, एंड उसको रिटर्न कैसे होगा, वो लिखा कैसे जाएगा, x इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ c, जबकि y जो है इसका ये जो आयोटा के साथ नंबर है, याद रखें विद आयोटा नहीं बल्कि आयोटा को साइड पे करके जो नंबर बचेगा आयोटा के साथ वाला, दैट इज कॉल्ड y, और y इज कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट एंड इज रिटन एज y इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। अब इसकी एग्जांपल क्या है, देखिए फर्ज करें z इज इक्वल टू 3 प्लस 2 आयोटा जो है ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसमें 3 जो है वो रियल पार्ट है और आयोटा के साथ 2 है तो 2 इज इमेजिनरी पार्ट है। और याद रखें जो है वो और भी इसकी एग्जांपल ली जा सकती है, -3 प्लस 2 आयोटा लिया जा सकता है, -3 -2 आयोटा लिया जा सकता है, डिफरेंट इसकी आप एग्जांपल्स ले सकते हैं। इवन कि आप जो है वो 0 आयोटा के साथ सारे रियल नंबर अगर यहाँ लिखेंगे सम रियल नंबर प्लस 0 आयोटा तो वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। तो ये इस तरह से ये हमारे पास जो है वो एग्जांपल होगी कॉम्प्लेक्स नंबर की। नेक्स्ट हमें देखना है कि आर्गन डायग्राम से क्या मुराद है। देखिए जैसा कि नाम से जाहिर है कि ये बेसिकली डायग्राम है, यानी एक ज्योमेट्री की कोई शेप है। हम देखते हैं ये है क्या। देखिए सबसे पहले अगर आप देखें तो रियल एक्सेस के ऊपर आपके पास जो था वो फर्ज करें यहाँ पे आपके पास पॉइंट 1 था, तो क्वार्टर रोटेशन आपने इस पे अप्लाई की तो ये यहाँ पे जाके यहाँ के 1 पे मैप हो गया, जो कि यहाँ पे आपको पता है कि आयोटा होता है। तो ये और यानी यहाँ से 1 जो है वो ट्रांसफॉर्म होकर यहाँ गया तो वो आयोटा में चेंज हो गया। अब अगर इसी तरह से अगर आप आ जाएं, अगर एक्स वाई प्लेन को गौर करें तो ये एक्स एक्सेस है, ये आपके पास वाई एक्सेस है, और इस पूरे को हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम या एक्स वाई प्लेन बोलते हैं। यहाँ पे अगर हम 1 लेंगे तो ये 1 जो है जो कि ये एक्स एक्सिस का 1 है, यहाँ वाई 0 होगा तो ये पॉइंट की शक्ल में 1 0 जो है ना वो एज अ 1 0 लेबल होगा। यहाँ पे अगर आप आएंगे तो यहाँ पे वाई एक्सिस का पॉइंट है तो यहाँ एक्स 0 होगा और वाई जो है वो 1 होगा, तो यहाँ से ये पॉइंट बनेगा 0 1। अगर आप इसको और इसको देखें तो आपको इसमें सिमिलैरिटी नजर आएगी। इसके दरमियान क्या सिमिलैरिटी है, कैसे एस्टेब्लिश कर सकते हैं कि क्योंकि ये रियल लाइन के ऊपर 1 पड़ा है तो अगर हम इसे पॉइंट की शक्ल में लिखना चाहें तो हम इसका जो दूसरा पार्ट है वो 0 करके लिख सकते हैं। इसी तरह से ये देखें तो ये इसका इमेजिनरी एक्सेस है, इमेजिनरी एक्सेस के ऊपर आपके पास ये आयोटा जो है, जो कि इसका इमेजिनरी पार्ट जो है ना ऑन है लेकिन इसका जो रियल पार्ट है वो ऑफ है, तो इसको आप 0 1 के तौर पे भी लिख सकते हैं। अब अगर आप देखें तो इसका मतलब है यहाँ 1 0 इसका एक्स वाई प्लेन का पॉइंट है तो ये 1 0 कॉम्प्लेक्स प्लेन का हो गया, ये एक्स वाई प्लेन का 0 1 है तो ये इसका भी 0 1 हो गया। यानी ये आप
इसमें x का डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, y का डिस्टेंस, तो x का डिस्टेंस कॉमा y का डिस्टेंस। इसी तरह से ये आप इसका रियल यानी ये इसका अलॉन्ग द रियल एक्सिस डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, पहले वो लिख देते हैं, फिर कॉमा के बाद आप इसका इमेजिनरी जो है वो इमेजिनरी एक्सिस के अलॉन्ग इसका डिस्टेंस नहीं है तो वो जीरो लिख देते हैं। वैसे भी अगर आप कोई पॉइंट आर्बिट्रेरीली पॉइंट एक्स वाई ले तो उसको आप लिख सकते हैं x कॉमा जीरो, यानी पहले उसका जो पहला वाला x कंपोनेंट है वो लिख के साथ y जीरो कर लिया, प्लस आप उसका x कंपोनेंट जीरो करके y कर लिया। अगर आप वापस से प्लस करेंगे यही बनेगा। अब इसमें से पहले में से आप x कॉमन लेते हैं तो ये बनता है 1 0, प्लस आप दूसरे में से 1 जो है ना y कॉमन लेते हैं तो वो आपके पास 0 1 बनता है। तो ये आपके पास बेसिकली x है, प्लस अगर आप इसे गौर से करें तो ये हमने अभी एस्टेब्लिश किया है कि ये आयोटा जो है ये 0 1 है, तो अब इस 0 1 की जगह आयोटा लिख दें तो ये जो एक्स वाई प्लेन का एक्स वाई था, पॉइंट था, ऑर्डर्ड पेयर था, वो आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखा गया। यानी इस ऑर्डर्ड पेयर ने हमें एक न्यू वे दे दिया किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने का। यानी अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा y है तो आप उसका रियल पार्ट लिखेंगे, कॉमा फिर आयोटा के साथ y जो है जो उसका इमेजिनरी पार्ट है वो लिखेंगे। तो इसका मतलब है कि हम जो है जितने भी हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं हम उनको ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिख सकते हैं, और जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं उनको हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहां से हमारे पास एक रिलेशन एस्टेब्लिश हो गया किसके दरमियान, ऑर्डर्ड पेयर्स के दरमियान और जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स यानी कॉम्प्लेक्स प्लेन के दरमियान, कि हर एक्स वाई प्लेन का जो है वो कोई भी पॉइंट वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर के तौर पर लिखा जा सकता है, और कॉम्प्लेक्स प्लेन का कोई भी पॉइंट यानी कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो आप एक एक्स वाई प्लेन के ऊपर एक पॉइंट की शक्ल में लिख सकते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि देयर इज वन वन कॉरेस्पोंडेंस बिटवीन ऑर्डर्ड पेयर्स। तो इस तरह से इन ऑर्डर्ड पेयर्स को जो है एक्स वाई प्लेन में जाके पॉइंट्स की शक्ल में अगर हम लिख दें, यानी हमें डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर्स दी गए और हम उनको पॉइंट्स की शक्ल में रिप्रेजेंट करें, तो ये जो उनकी कलेक्शन ऑफ ऑल दी कॉम्प्लेक्स नंबर्स है ऑन द प्लेन इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, ये इसको हम कहते हैं आर्गन डायग्राम। जी तो देखिए अभी हमने बात की कि ये जो हमारा एक्स वाई प्लेन है वो कॉम्प्लेक्स प्लेन और उसके दरमियान एक 1 to 1 कॉरेस्पोंडेंस है, और हम कोई भी जो आर्बिट्रेरी हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर कोई भी हम x प्लस आयोटा वाई लें तो उसे एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर में लिख सकते हैं, और अगर एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर हो तो उसे एक्स प्लस आयोटा वाई फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसा कि एग्जांपल के तौर पे अगर हमारे पास 3 4 ऑर्डर्ड पेयर हो तो हम इसे 3 + 4 आयोटा फॉर्म में लिख सकते हैं, और इसी तरह अगर -2 -3 हमारे पास कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो इसे हम -2 -3 आयोटा में लिख सकते हैं। और अगर इसी तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर हो, लेट्स से हमारे पास 0 + 5 आयोटा, तो इसका रियल पार्ट 0 है तो उसको ऑर्डर्ड पेयर में हम सबसे पहले 0 लिखेंगे, फिर कॉमा के बाद आयोटा के साथ जो इमेजिनरी पार्ट लगा हुआ है 5 वो लिख देंगे। तो इस तरह से हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को जो है वो जो है कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम लोग ऑर्डर्ड पेयर्स की फॉर्म में और ऑर्डर्ड पेयर्स को जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब उसके बाद इसी तरह से अगर हम एक्स वाई प्लेन में किसी ऑर्डर्ड पेयर को रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम सबसे पहले देखते हैं उसका एक्स कंपोनेंट कितना है। लेट्स से जैसे यहाँ 3 है तो हम एक्स एक्सिस के अलोंग 3 यूनिट जो है ना वो मूव कर जाते हैं, फिर उसके बाद 3 यूनिट मूव करने के बाद आगे y 4 है तो फिर हम y एक्सिस के अलोंग 4 यूनिट मूव करते हैं, तो यहाँ पहुंचे तो ये फिर पॉइंट होगा 3 4। अब हम असल में सिमिलरिटी देखना चाहते हैं, अगर इसी ऑर्डर्ड पेयर को कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में हम कॉम्प्लेक्स प्लेन में रिप्रेजेंट करें तो देखिए वो क्या आता है हमारे पास, वो इस तरह से आता है हमारे पास कि ये जो कॉम्प्लेक्स प्लेन में अगर हम जाते हैं तो ये एक्स एक्सिस के पैरेलल जो वहां पे आपके पास कॉन्सेप्ट है वो है रियल एक्सिस का, और यहाँ जो एक्स वाई प्लेन में वाई एक्सिस है वहां पे जाके आप उसे इमेजिनरी एक्सिस कहते हैं। तो जो 3 + आयोटा 4 है इट मींस उसमें 3 जो है वो रियल पार्ट है तो आप रियल एक्सिस के अलोंग 3 यूनिट मूव करते हैं, फिर 4 जो है वो आपके पास इमेजिनरी पार्ट है तो आप इमेजिनरी एक्सिस के अलोंग 4 मूव करते हैं, तो यहाँ पे जाके आपका कॉम्प्लेक्स नंबर लोकेट होता है जिसे आप फिर 3 + 4 आयोटा या 3, 4 कह देते हैं। और यही रिप्रेजेंटेशन जो है दिस इज कॉल्ड आर्गन डायग्राम। इस तरह से अगर आप डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ये जो कॉम्प्लेक्स प्लेन है उसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो ऐसी रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो है वही आर्गन डायग्राम कहलाती है। अच्छा स्टूडेंट्स देखें ये तो आप पहुंच गए कॉम्प्लेक्स नंबर्स में, ये चीज की भी एक खास अहमियत है, यानी इस कॉम्प्लेक्स नंबर का हमने ओरिजिन से अगर डिस्टेंस लेंगे, ओरिजिन से इसका फासला लेंगे या यहाँ से यहाँ तक लेंथ लेंगे ओरिजिन से, तो उसको हम मॉडुलस का नाम देते हैं। उसको हम आगे चल के भी डिफाइन भी करेंगे किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस। तो देखिए अगर आपके पास आर्बिट्रेरी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है x + आयोटा y, तो रियल एक्सिस के अलोंग x यूनिट्स हैं और अलोंग द इमेजिनरी एक्सिस y यूनिट्स हैं। तो यहाँ पर ये अगर आप इसे ओरिजिन से ज्वाइन करते हैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर को तो ये आपके पास इसकी जो ओरिजिन से लेंथ है वो आएगी। अब ये जो इसका x एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉजिटिव x एक्सिस यानी पॉजिटिव रियल एक्सिस से उसका जो ये इंक्लिनेशन होगी, एंगल होगा, इसको हम आर्गुमेंट कहेंगे। यानी इसका एंगल कह लें, इंक्लिनेशन कह लें या आर्गुमेंट कह लें, आगे चल के इस पे डिटेल डिस्कशन होगी इस
आर्गुमेंट के टॉपिक पर। लेकिन ये याद रखें कि ये जो आर्गुमेंट या थीटा है ये रियल एक्सिस से काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। और इसी तरह से यहाँ पे आपके पास ये जो इसका अगर इसको देखें गौर से, ये लेंथ अगर हमें देखनी हो तो पाइथागोरस या फीसागोरस के थ्योरम में अगर हम जाएं तो फीसागोरस का थ्योरम हमें ये कहता है कि वक्र का स्केयर जो है दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्केयर प्लस बेस स्केयर। ये आपके पास बेस है, ये परपेंडिकुलर है, और ये आपके पास हाइपोटेनस है। तो हाइपोटेनस स्केयर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्केयर प्लस बेस स्केयर। तो अगर आपने स्केयर के बगैर हाइपोटेनस निकालना है तो आप दोनों तरफ जजर लेंगे, तो ये एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर का अंडर रूट जो है ये आपके पास मॉडुलस के तौर पे आएगा। अब हम प्रॉपर्ली मॉडुलस को डिफाइन करते हैं जी। अब नेक्स्ट हम दो बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है उनको डिफाइन करते हैं। सबसे पहले है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस। तो लेट z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसका जो मॉडुलस है उसे हम डिनोट करेंगे z मॉड से। डिफाइन कैसे करेंगे, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर स्केयर रूट, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर में से जो रियल पार्ट होगा उसका स्केयर प्लस जो इमेजिनरी पार्ट होगा, इमेजिनरी पार्ट मीन आयोटा के साथ जो नंबर होगा अलामत समेत उसका स्केयर, यानी रियल पार्ट का स्केयर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्केयर, और ऊपर स्केयर रूट। तो ये हमारे पास मॉडुलस होगा। फॉर एग्जांपल z अगर 2 + 3 आयोटा है तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म x प्लस आयोटा y से अगर इसका मुवाजना करेंगे तो x कितना आ जाएगा 2 और y कितना आ जाएगा आपके पास 3 आ जाएगा। तो अब यहाँ से x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू आपके पास 3 है, तो फॉर्मूला कहता है कि आप x का स्केयर ले लें प्लस y स्केयर ले लें अंडर रूट। तो यहाँ z मॉड कितना आ गया, इसका स्केयर रूट 13। अब लेट्स से अगर z आपके पास है 2 - 3 आयोटा, तो यहाँ अब x 2 है, अब y क्या है, आयोटा के साथ जो नंबर है अलामत समेत, अब आयोटा के साथ जो नंबर है वो है -3। तो अब x स्केयर प्लस y स्केयर यानी x का स्केयर आ गया 2 स्केयर प्लस अब y -3 है, तो -3 का स्केयर जो है वो लेंगे हम और स्केयर रूट, तो ये मॉडुलस भी जो है वो अंडर रूट 13 ही आएगा। उसके बाद अब नेक्स्ट है कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट क्या होता है। देखिए अगर z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई हमारे पास कोई आर्बिट्रेरी कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसका जो कॉन्जुगेट है उसे हम z बार से जो है डिफाइन करेंगे, डिनोट करेंगे। तो z बार यानी इसका जो कॉन्जुगेट है वो डिफाइन कैसे होगा कि z बार इज इक्वल टू होगा x माइनस आयोटा वाई, यानी सिंपली नथिंग, बस ये होगा कि आप y आयोटा की वाली जो वैल्यू है उसकी साइन चेंज कर देंगे। अगर यानी आयोटा की प्लस वाली साइन है तो माइनस कर देंगे, माइनस है तो प्लस कर देंगे। और ये देखें फॉर एग्जांपल z इज इक्वल टू 2 + 3 आयोटा है, तो फिर इसका जो कॉन्जुगेट होगा वो कितना होगा 2 - 3 आयोटा जी। तो ये फर्ज करें अब हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 - 3 आयोटा, तो इसका जो कॉन्जुगेट होगा उसको हम z बार डिफाइन करेंगे और वो क्या होगा, वो 1 + 3 आयोटा होगा हमारे पास। यानी आपने जस्ट जो आयोटा वाली वैल्यू है उसकी साइन चेंज करनी है, बाकी किसी हिस्से को कुछ नहीं कहना, जस्ट उसकी साइन चेंज करनी है। लेट्स से ये z इज इक्वल टू -2 है, यानी -2 + 0 आयोटा कह लें, क्योंकि अभी हमने बात की कि कोई भी जो रियल नंबर है दैट इज आल्सो कॉम्प्लेक्स नंबर विद इट्स इमेजिनरी पार्ट एज 0। सो इफ वी टेक conjugate of this number then इसका conjugate लेने से क्या होगा, क्योंकि इसमें कॉम्प्लेक्स पार्ट नहीं है तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगी, ये -2 एज इट इज -2 ही आ जाएगा, यानी इसका जो कॉन्जुगेट है वो भी -2 होगा। अगर हम बात करें ज्योमेट्री की, किसी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट की ज्योमेट्री की, लेट्स से ये आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, तो ये ओरिजिन से अलोंग x रियल एक्सिस ये आ गया x और ये अलोंग इमेजिनरी एक्सिस ये y है, तो यहाँ ये कॉम्प्लेक्स नंबर पड़ा है। जब आप इसका कॉन्जुगेट लेते हैं तो वो क्या बनता है, वो आपके पास x तो एज इट इज है, जस्ट y जो है वो नेगेटिव इमेजिनरी एक्सिस नेगेटिव इमेजिनरी एक्सिस पे आ जाएगा, यानी ये x है और आप y जो है वो मूव करेंगे अलोंग इमेजिनरी नेगेटिव इमेजिनरी एक्सिस, तो यहाँ आ गए। तो ये यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर था z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, यहाँ पे उसका जो कॉन्जुगेट है वो यहाँ लाई करेगा। अगर आप इन दोनों शेप्स को देखें तो जो कॉन्जुगेट है दिस इज नथिंग बट द रिफ्लेक्शन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी जो कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास अगर ऊपर है तो उतना ही उसका रिफ्लेक्शन आ गया, अगर वो यहाँ पे है तो उतना ही उसका रिफ्लेक्शन ऊपर चला जाएगा। तो ये इसकी अगर हम देखें तो ये ज्योमेट्री इसकी जो बताती है वो यही है कि कॉन्जुगेट इज नथिंग बट द रिफ्लेक्शन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। और अगर देखें आप, ये आपके पास फर्ज करें यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर z था, आपने उसका जो है वो कॉन्जुगेट लिया तो वो ये आ गया z बार। अब अगर आप इसका एक और कॉन्जुगेट लेंगे तो इसका रिफ्लेक्शन लेंगे तो वो अगेन दोबारा उसी कॉम्प्लेक्स नंबर पे मैप हो जाएगा। इट मींस डबल कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर मैप्स दैट कॉम्प्लेक्स नंबर ऑन इटसेल्फ जी। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमने सीखना है कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, यानी हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट किस तरह से कर सकते हैं। तो ये बहुत सिंपल है। लेट्स से z1 है x1 प्लस आयोटा y1, z2 है हमारे पास x2 प्लस आयोटा y2। अब यहाँ पर हम इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो मैंने दोनों अलामतें लिखी हैं, यानी दोनों का प्रोसीजर सेम ही है कि सबसे पहले पहला कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया z1 विच इज x1 प्लस आयोटा y1, फिर उसके बाद प्लस की या माइनस की जौन सी भी अलामत हो वो लिखेंगे आप,
फिर Z2 आ जाएगा x2 प्लस आयोटा y2। अब आप क्या करेंगे, याद रखें पहले कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट में ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा, यानी x1 प्लस या माइनस जो सी भी अलामत है वो x2 में होगी, फिर प्लस दरमियान में वैसे ही, फिर उसके बाद इमेजिनरी पार्ट्स आपस में प्लस या माइनस होंगे, यानी आयोटा एज इट इज y1 प्लस या माइनस y2, यानी z1 प्लस माइनस z2 जब आप करेंगे तो रियल पार्ट ऑफ फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस या माइनस होगा, रियल पार्ट ऑफ सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर में से प्लस आयोटा इनटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस या माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इसको हम एग्जांपल में अप्लाई करके देखते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। लेट्स से z1 है 1 प्लस 3 आयोटा, z2 है 2 माइनस 3 आयोटा। हम इन दोनों को अगर प्लस करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट का रियल पार्ट क्या है 1, दूसरे का रियल पार्ट क्या है 2, तो 1 और 2 आपस में प्लस हो गए, फिर उसके बाद प्लस की अलामत, फिर पहले का इमेजिनरी पार्ट 3 है, दूसरे का इमेजिनरी पार्ट माइनस 3 है, यानी अब आपके पास प्लस आयोटा इनटू फर्स्ट का इमेजिनरी पार्ट प्लस दूसरे का इमेजिनरी पार्ट, तो ये वैसे ही कैंसिल होकर 0 हो जाएंगे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3 प्लस 0 आयोटा। नेक्स्ट है कि इन दोनों को अगर माइनस करना है तो वही तरीकेकार है, फर्स्ट का रियल पार्ट माइनस दूसरे का रियल पार्ट प्लस आयोटा फर्स्ट का इमेजिनरी पार्ट और माइनस की अलामत और सेकंड का इमेजिनरी पार्ट, तो ये अब आपके पास माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 1 माइनस 2 माइनस 1 और ये प्लस का 6 आयोटा। इस तरह से आप इनको प्लस या माइनस करेंगे। नेक्स्ट मल्टीप्लाई कैसे करना है, तो उसके लिए सिंपल फॉर्मूला है, लेट z1 अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा y1, z2 है x2 प्लस आयोटा y2, तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, उसका सिंपल फॉर्मूला है सेम में रख लें, z1 इंटू z2 इज इक्वल टू x1 इंटू x2, यानी फर्स्ट का रियल पार्ट मल्टीप्लाई सेकंड का रियल पार्ट, फिर माइनस की अलामत, फर्स्ट का इमेजिनरी पार्ट आयोटा नहीं आएगा साथ, फर्स्ट का जस्ट इमेजिनरी पार्ट इंटू सेकंड का इमेजिनरी पार्ट, फिर प्लस आयोटा इंटू अब फर्स्ट का रियल पार्ट इंटू सेकंड का इमेजिनरी पार्ट प्लस सेकंड का रियल पार्ट, सेकंड का जो है वो आपके पास रियल पार्ट इंटू फर्स्ट का इमेजिनरी पार्ट, यानी x1 y2 प्लस x2 y1, यहाँ पे आपके पास x2 y1 आएगा। यानी किस तरह से आप इसको डिफाइन करेंगे, फर्स्ट का रियल पार्ट इंटू सेकंड का रियल पार्ट माइनस फर्स्ट का इमेजिनरी पार्ट इंटू सेकंड का इमेजिनरी पार्ट, ये आपके पास मल्टीप्लीकेशन का रियल पार्ट आ जाएगा, प्लस आयोटा इंटू फर्स्ट का रियल पार्ट इंटू सेकंड का इमेजिनरी प्लस सेकंड का रियल इंटू फर्स्ट का इमेजिनरी। इसको एग्जांपल पे अप्लाई करके देखते हैं। लेट्स से z1 है हमारे पास 2 प्लस 3 आयोटा, z2 है 3 माइनस 4 आयोटा, हमने इनको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लिकेशन के बाद इनका आंसर कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो फर्स्ट होता है उसकी हम वैल्यूज को x1 और y1 के तौर पे लेते हैं, तो x1 2 आ गया, y1 3 आ गया। सेकंड को हम x2 y2 के तौर पे लेते हैं, तो x2 जो है वो 3 होगा, y2 जो है वो -4 होगा। फॉर्मूला में कहता है कि z1 z2 इज इक्वल टू x1 x2 माइनस y1 y2 प्लस आयोटा इंटू x1 y2 प्लस y2 x1 y2 प्लस x2 y1, यहाँ पे आएगा x2 y1। अब यहाँ पे हमने इनकी वैल्यूज पुट कर दी, ये वैल्यूज आपके पास क्या आ गई, x1 की वैल्यू आ गई आपके पास x1 इंटू x2 ये बनेगा 6 माइनस और y1 इंटू y2 ये 3 इंटू -4 ये -12 बनेगा। आगे आपके पास अगले हिस्से में अगर आप जाते हैं तो आपके पास जो x1 y2 की वैल्यू होगी, x1 y2 की वैल्यू 2 इंटू -4 -8, और उसके बाद इसके साथ ही आपके पास प्लस y1 x2 की वैल्यू जो है ये आपके पास बनेगी प्लस का 9। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 18 प्लस 1 आयोटा, यानी 18 प्लस आयोटा जी। नेक्स्ट मल्टीप्लाई के बाद अब हम सीखेंगे कि डिवीजन किस तरह करनी है। देखिए अगर आपके पास z1 जो है ये x प्लस आयोटा y1 और z2 जो है ये x2 प्लस आयोटा y2 है, तो डिवाइड का मतलब है कि अब हमें z1 ओवर z2 फाइंड करना है। तो अगर हम z1 की वैल्यू ऊपर x1 प्लस आयोटा y1 रखें और नीचे जो है z2 जो है x2 प्लस आयोटा y2 रखें, तो फिर उसके बाद हम उसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करें, तो उस तरह से हम उसका जो है वो डिवीजन का एक फार्मूला फाइंड कर सकते हैं। हमें यहाँ फार्मूले से गर्ज है, तो डिवाइड करने के लिए ये हमारे पास फार्मूला बनेगा x1 x2 प्लस y1 y2 ओवर x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। ये आफ्टर डिवीजन हमें जो है वो इसका फार्मूला देगा, इसका कंपोनेंट देगा, रियल पार्ट देगा, और प्लस आयोटा इंटू x2 y1 माइनस x1 y2 ओवर x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर, ये हमें इमेजिनरी पार्ट देगा। लेट्स से इसको हम थ्रू सम एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं कि ये किस तरह वर्क करेगा।
लेट्स से z1 है 2 + 3 आयोटा, z2 है -1 + 2 आयोटा। तो यहाँ पर अब x1 की वैल्यू जो है वो हमारे पास अगर हम देखें तो 2 है, y1 3 है, इसी तरह से x2 जो है ये -1 है, y2 जो है ये 2 है। तो इस फार्मूले की मदद से सबसे पहले यहाँ x1 × x2, x1 × x2, तो ये आपके पास 2 × -1 प्लस y1 y2, यानी y1 × y2 यानी 3 × 2 6, और नीचे आ गया x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर यानी x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर यानी कि -1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस आयोटा इंटू x2 y1 माइनस x1 y2। सो आपके पास यहाँ पे x2 जो है ये है -1, x2 y1 और y1 जो है ये 3 है, ये आ गया -1 × 3 माइनस, अब नेक्स्ट टर्म है आपके पास x1 × y2, सो x1 2 है और y2 2 है, तो ये 2 × 2 4 और नीचे उसी तरह से x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर आ गया। यहाँ से हमारे पास जो ये आफ्टर मल्टीपल डिवीजन जो इसका आंसर आता है इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिवाइड करने के बाद वो है 4/5 वो -7/5, या इसको आयोटा फॉर्म में लिखना हो तो 4/5 -7/5 आयोटा। और इसी तरह से जिस तरह रियल नंबर्स जो है वो कुछ लॉज को ओबे करते हैं, तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी जो है वो भी कुछ रूल्स को लॉज को ओबे करते हैं। सबसे अच्छा स्टूडेंट्स यहाँ पे ये है कि जिस तरह हम सेट ऑफ रियल नंबर्स को कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, तो जितने भी रियल नंबर्स हैं उनका अगर हम एक सेट बनाएं तो सेट ऑफ ऑल रियल कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम सी से, कैपिटल सी से जो है वो डिनोट करेंगे। तो यहाँ अगर हम कोई से दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स लें z1 z2, तो अगर z1 + z2 कैलकुलेट करें या z2 + z1 कैलकुलेट करें, दोनों सूरतों में आंसर बराबर आता है। इसी तरह से नंबर 2 पे है कि अगर हम इसमें जो है वो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन भी ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो बेक करते हैं, यानी अगर आप z1 × z2 का आंसर कैलकुलेट करें और z2 × z1 का आंसर कैलकुलेट करें, दोनों आंसर बराबर आते हैं। नेक्स्ट अगर हम एसोसिएटिव लॉ देखें विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, यानी अगर आप z2 + z3 को प्लस करें और फिर आंसर z1 में प्लस करें, या z1 और z2 को प्लस करें, जो आंसर है उसे z3 में प्लस करें, दोनों सूरतों में जवाब बराबर है। और इसी तरह से अगर एसोसिएटिव लॉ देखें विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, यानी प्लस की जगह मल्टीप्लाई की अलामत आ जाए तो भी ये लॉ होल्ड करता है। और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अगर हम लें, यानी बाहर मल्टीप्लाई की साइन हो अंदर प्लस की हो, तो ये बराबर होता है z1 × z2 प्लस z1 × z3। जी तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि फाइंड पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हमने जिस तरह से एक कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने कहा कि ये कॉम्प्लेक्स प्लेन इज इक्विवेलेंट टू कोऑर्डिनेट प्लेन, कोऑर्डिनेट रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट प्लेन यानी एक्स वाई प्लेन, यानी हर कॉम्प्लेक्स नंबर को हम जो है वो एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिख सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से कॉम्प्लेक्स जो नंबर है उसकी एक और फॉर्म भी हम बना सकते हैं। उसमें जो हमारी रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होगी उसके लिए दो पैरामीटर्स हैं आर एंड थीटा, यानी हम उसमें ये देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो है उसका ओरिजिन से कितना फासला है, उसकी जो डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन है वो कितना है, उसका नाम हम आर रखेंगे, ये एक्स की जगह लेगा। और दूसरा है कि उसकी पॉजिटिव रियल एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो कितना एंगल बना रहा है, यानी उसकी इंक्लिनेशन विद द पॉजिटिव रियल एक्सिस कितनी है, वो उसका नाम हम थीटा रखेंगे। और हर कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो इन दो पैरामीटर्स की मदद से उसे डिस्क्राइब करना सीखेंगे हम। तो देखें सबसे पहले हमने कहा कि लेट z = x + i/y हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, यानी x उसका जो x डिस्टेंस है वो अलोंग पॉजिटिव रियल एक्सिस है, और फिर y उसका डिस्टेंस जो है वो अलोंग इमेजिनरी एक्सिस है, तो यहाँ पे वो लोकेट होगा z = x + i/y। और ये जो z मॉड होगा, यानी इसे हम z मॉड का नाम देंगे, और ये उसका ओरिजिन से फासला होगा, जहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर लोकेट हो रहा है उसका नाम हमने p रख लिया, और इस पॉइंट का नाम हमने m रख लिया, ये ऑलरेडी ही ओरिजिन है। तो अब देखें राइट ट्रायंगल जो हमारे पास बन रही है OPM, इसमें अगर हम देखें तो ये आपके पास 90 एंगल है, इसके सामने ये जो साइड होगी OP, इसको हम हाइपोटेनस यानी वृत्त बोलेंगे। ये हमारे पास इस ये जो एंगल होगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इसको हम थीटा कहेंगे। तो जो थीटा के सामने साइड होगी वो परपेंडिकुलर होगी, और जो इन दोनों के दरमियान तीसरी साइड होगी उसको हम बेस यानी कायदा बोलेंगे। तो इस राइट ट्रायंगल में से अगर हम साइन थीटा लिखना चाहें तो साइन थीटा हमें पता है ये होता है अमूद बटा 72, यानी कि परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। अब परपेंडिकुलर जो है वो y है और वित्तर यानी हाइपोटेनस जो है वो z मॉड है, तो साइन थीटा की वैल्यू आएगी y ओवर z मॉड। z मॉड को अगर हम दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दें तो y = आ जाएगा z मॉड इंटू साइन थीटा, इसको हमने इक्वेशन 2 लेबल कर लिया। इसी तरह से इसी ट्रायंगल में अगर हम कॉस थीटा को लिखना चाहें तो कॉस थीटा हमें पता है कि वो आपके पास होता है बेस ओवर हाइपोटेनस यानी कायदा बटा वित्तर। अब बेस जो है वो x है और हाइपोटेनस ऑलरेडी जो हमने बताया है कि वो z मॉड है, तो cos थीटा विल बी इक्वल टू x ओवर z मॉड। यहाँ से z मॉड को दूसरी साइड पे शिफ्ट करें तो हमारे पास x की वैल्यू आती है z मॉड इंटू cos थीटा।
इस तरह से हमारे पास x और y दोनों वैल्यूज जो आ गई हैं, यानी इक्वेशन 2 और 3 को उठाएं और इक्वेशन 1 में पुट करें, तो वी फाइंड दैट z इज इक्वल टू z mod cos थीटा प्लस आयोटा z mod sin थीटा। अब z mod का नाम हम r रख लेते हैं, और बेसिकली अगर हम देखें तो ये z mod क्या है, पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि ये जो वितर है हाइपोटेनस, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। यहाँ पे हमने इसे कैलकुलेट किया है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, y स्क्वायर, बेस स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा, यानी ये OP स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। और इस OP जिसका नाम हमने z mod रखा है और हम इसे नेक्स्ट टाइम हमेशा r के तौर पर जानेंगे, तो यहाँ से r स्क्वायर विल बी इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, तो r आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, यानी z mod को हमने यहाँ r कहा। तो z mod की जगह अगर r रख दें तो ये आ गया r cos थीटा प्लस आयोटा r sin थीटा। यहाँ से r इन दोनों में से हमने कॉमन ले लिया है, अंदर रह गया cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। ये जो cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा है, इसको हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की जबान में सिस थीटा भी कहते हैं, यानी cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। तो ये cos का c लिया, आयोटा बजाते खुद लिया और sin का s लिया, तो इसको बजाय यानी बार बार जब हमें लिखना पड़े तो इस लंबे एक्सप्रेशन को लिखने की बजाय हम इन शॉर्ट सिस थीटा लिख देते हैं। तो ये z इज इक्वल टू r इंटू सिस थीटा, ये आपके पास इसकी पोलर फॉर्म आ जाएगी। और इसके बारे में जिस तरह हमने बात की है कि अब चूंकि इसमें दो नई चीजें r और थीटा इंट्रोड्यूस करवाई हैं हमने, तो साथ हमें बतौर रेफरेंस ये भी बताना है कि किस तरह से ये r और थीटा की कैलकुलेशन कैसे होगी। उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसा कि मैंने बताया कि ये साइड r है, हाइपोटेनस r है, परपेंडिकुलर जो है वो y है, बेस x है, तो हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। यहाँ से आपके पास r की वैल्यू ये आ जाएगी, यानी r जो है वो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट होगा x जिसे कहेंगे उसका स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर होल स्क्वायर रूट, जिसे हम पहले से भी जानते हैं जो मॉडुलस कहलाता है। और उसके बाद थीटा है, तो थीटा को हम किस तरह से फाइंड करेंगे, ये जो थीटा है जो कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो फ्रॉम द पॉजिटिव रियल एक्सिस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनाएगा, उसको हम कहेंगे कि वो थीटा है। और वो कैसे फाइंड होगा, वो अगर हम इसी ट्राइंगल ये जो राइट ट्राइंगल है इसमें आए, तो ये tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस ये tan थीटा होता है, और यहाँ परपेंडिकुलर y है, बेस x है, तो आपको हमें पता चल गया कि tan थीटा जो है दैट विल बी इक्वल टू y ओवर x। तो यहाँ से थीटा अगर कैलकुलेट करना है तो tan को दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दें, सो थीटा विल बी इक्वल टू tan इनवर्स y बाय x। इसी थीटा को ये जो है इसको हम आर्गुमेंट बोलेंगे, यानी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट। स्टूडेंट्स इसको जानना जरूरी है, क्योंकि आगे ये जो जाके आर्गुमेंट या ये जो इसका थीटा है इसके बारे में काफी ज्यादा जो है ना वो डिस्कशन की जाएगी। तो याद रखें, जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर आप बनाएंगे पॉजिटिव रियल एक्सिस से उस कॉम्प्लेक्स नंबर तक काउंटर क्लॉकवाइज में, यानी आर्गुमेंट क्या होगा, काउंटर क्लॉकवाइज से हम शुरू करेंगे रोटेशन, और कॉम्प्लेक्स नंबर तक जाकर जो काउंटर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जितना एंगल आएगा दैट विल बी थीटा, और उसी को हम कहेंगे कि आर्गुमेंट होगा। अब जरा यहाँ से थोड़ी सी डिस्कशन को इसी को आगे बढ़ाएं, तो देखें ये यहाँ से काउंटर क्लॉकवाइज से यहाँ तक थीटा है। अब उसके बाद क्या है कि अगर ये उसके बाद अगर हम एक और यहाँ से इस तरह से जो है वो पूरी एक रेवोल्यूशन, यानी एक जो जिसे कहते हैं एक ओरिएंटेशन, या इसे कह लें कि एक पूरा चक्कर लगा के अगर यहाँ तक आएंगे, तो ये जो नेक्स्ट एंगल बनेगा वो बनेगा थीटा प्लस 2 पाई। 360 की चक्कर लगाएंगे, 360 रेडियन में जो है वो 2 पाई होता है, तो थीटा प्लस 2 पाई अगर देखें तो इसकी भी इनिशियल और टर्मिनल साइड वही है, यानी दरमियान में इसका एंगल थीटा ही बनता है, लेकिन कैलकुलेशन में ये जो है वो आपके पास, या देखने में जो ओरिएंटेशन में ये बनेगा थीटा प्लस 2 पाई। इसी तरह से अगर आपके पास, और वैसे भी देखें जो पोलर फॉर्म है इसकी, उसमें कॉस और साइन दोनों आते हैं, और फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 11 में आपने स्टडी किया है कि कॉस और साइन दोनों का पीरियड 2 पाई होता है, यानी जितनी वैल्यू उनकी थीटा पे अगर उसमें 2 पाई प्लस करेंगे तो अगेन वही वैल्यू आएगी, वो अपनी वैल्यू को रिपीट करेगा। इसका मतलब है कि जितना उनका आर्गुमेंट जो है वो, यानी जितनी उनकी वैल्यू थीटा पे आएगी, थीटा प्लस 2 पाई पे भी उतनी आएगी, क्योंकि थीटा प्लस 2 पाई के केस में भी ओरिएंटेशन इन दोनों की सेम होगी। इसी तरह अगर आप एक और चक्कर लगाएंगे, एक और रेवोल्यूशन देंगे, तो वो थीटा नेक्स्ट हो जाएगा थीटा प्लस 2 इंटू 2 पाई। और यही अगर जो रोटेशंस हैं वो आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दे देंगे, यानी अगर यही रोटेशन आप इस चक्कर में लेके आएंगे, तो फिर चूंकि हमें पता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल नेगेटिव होता है, तो यही बन जाएगी थीटा माइनस 2 पाई या थीटा माइनस 2 इंटू 2 पाई एंड सो ऑन। इसी तरह से जितनी भी आप रेवोल्यूशंस देंगे वो भी उसका आर्गुमेंट ही कहलाएगा। इन जनरल अगर आप इसको जनरलाइज करते हैं तो ये प्लस माइनस के इंटू 2 पाई यानी 2k पाई, तो ये भी इसका जो है वो ओरिएंटेशन, ये इसकी भी सेम ही ओरिएंटेशन होगी, और ये भी उसका जो है वो आर्गुमेंट ही कहलाएगा। और इसके अलावा ये है कि इसका मतलब है कि अगर ये पोलर फॉर्म है, तो अगर थीटा में प्लस माइनस 2k पाई अगर आप ऐड या सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे तो सेम नंबर ही आपके पास बतौर आंसर आएगा, तो ये भी उसकी पोलर फॉर्म ही कहलाएगी। इसका मतलब है इन जनरल जो किसी भी
आपने किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का अभी आपने जो आर्गुमेंट कैलकुलेट किया वो है tan इनवर्स y ओवर x, तो फिर अगर tan इनवर्स y ओवर x के अंदर आप मल्टीपल ऑफ टू पाई जो है जिसका नाम हमने 2 के पाई रखा है उन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो भी आर्गुमेंट ही होगा। और वैसे भी फर्स्ट ईयर के चैप्टर 9 के स्टार्ट में अगर आप देखें बुक खोल के तो आपको नजर आएगा कि इनको को टर्मिनल एंगल्स कहते हैं, यानी ये थीटा प्लस के इंटू 2 पाई जो है ये कैलकुलेशन में इक्वल टू थीटा ही होता है, ये जस्ट ड्यू टू रोटेशन इसमें हिस्सा शामिल हुआ होता है, तो इसलिए अगर इसके आर्गुमेंट कैलकुलेट करेंगे तो इसे भी ऐड करना पड़ेगा। जी स्टूडेंट्स, अभी हमने जो है ना लास्टली आर्गुमेंट देखा कि अगर थीटा आर्गुमेंट है तो थीटा प्लस 2 पाई भी है, थीटा प्लस 4 पाई भी है, थीटा प्लस 6 पाई भी है, इन शॉर्ट थीटा प्लस 2 के पाई जो है ना वो भी आर्गुमेंट ही काउंट होगा। तो व्हाट अबाउट प्रिंसिपल आर्गुमेंट, देखें यहाँ पे ये आपका पॉजिटिव रियल एक्सिस है, ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है यहाँ पर, तो ये काउंटर क्लॉकवाइज में आपने एंगल कैलकुलेट किया पॉजिटिव रियल एक्सिस से कॉम्प्लेक्स नंबर तक, तो वो जो एंगल होगा जो कि पॉजिटिव रियल एक्सिस से काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कॉम्प्लेक्स नंबर तक कैलकुलेट होगा, दैट इज कॉल्ड थीटा, और उसको हम कहेंगे कि वो प्रिंसिपल आर्गुमेंट है, और उसकी वैल्यू जो है वो माइनस पाई से पाई के दरमियान होगी, यानी अगर आप दोनों तरफ पाई ऐड कर दें यानी उसकी 0 से 2 पाई जो हमारा क्वाड्रेंट सिस्टम है 360 का, यानी या फर्स्ट क्वाड्रेंट या सेकंड या थर्ड या फोर्थ में होगा, और उसकी वैल्यू जो है ये अगर यहाँ से आप एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में आएंगे तो ये पॉजिटिव पाई हो जाएगा, और अगर आप इसी यहाँ से ही क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ जाएंगे तो माइनस पाई होगा, तो यानी या तो वो प्रिंसिपल आर्गुमेंट इन दोनों क्वाड्रेंट में होगा या इन दोनों क्वाड्रेंट में होगा। तो ये वाला जो एंगल होगा जो कि ये रोटेशंस को निकाल के नेट एंगल आप कह रहे हैं काउंटर क्लॉकवाइज से किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर तक जो ये नेट एंगल होगा दैट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल आर्गुमेंट, और उसकी वैल्यू माइनस पाई से हमेशा ज्यादा होगी और पाई से कम होगी, यानी वो 180 से ज्यादा का नहीं हो सकता, तो इस थीटा को हम कहेंगे ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट है, और इसे कैपिटल ए और स्मॉल आर जी लिखेंगे यानी आर्गुमेंट ऑफ जी। अब उसके बाद आ जाता है ये अहम चीज है, टेक्निकल चीज है कि किसी भी क्वेश्चन में हम प्रिंसिपल आर्गुमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए अगर तो कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है फिर तो बहुत आसान है कि आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉजिटिव रियल एक्सिस से पैमाइश शुरू करें तो आर्गुमेंट कॉम्प्लेक्स नंबर तक जितनी वैल्यू आ जाए दैट इज कॉल्ड द सिंपल, उसका जो है वो आर्गुमेंट होगा, यानी अगर आप देखें तो ये आपके पास इसका y हो जाएगा, ये x हो जाएगा, तो आर्गुमेंट ऑफ जी सिंपल tan इनवर्स y बाय x से कैलकुलेट हो जाएगा। लेकिन अगर आपका जो आर्गुमेंट है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर जाए, यानी जो उसकी टर्मिनल आर्म है या एंगल है उसकी जो पैमाइश है वो सेकंड क्वाड्रेंट में चली गई, तो किस तरह कैलकुलेट होगा। देखें लेट्स से ये उसकी टर्मिनल आर्म आ गई, अब काउंटर क्लॉकवाइज में अगर आप एक्स रियल एक्सिस से स्टार्ट करेंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर तक ये एंगल होगा, तो बेसिकली ये एंगल हमें अब कैलकुलेट करना है कि ये कितना होगा, कैसे कैलकुलेट होगा। सबसे पहले देखिए अगर कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ है तो अब ये उसका y और ये उसका x है, और सेकंड क्वाड्रेंट में हमें पता है कि x नेगेटिव है y पॉजिटिव है, तो जब हम tan इनवर्स y बाय x उसका कैलकुलेट करेंगे तो वो नेगेटिव आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में जाके। तो ये बेसिकली यानी x एक्सिस और जो अब यानी ये ट्रायंगल हमारे पास ये वाली राइट ट्रायंगल बनेगी, अगर थीटा कैलकुलेट करेंगे तो वो यहाँ से tan इनवर्स y बाय माइनस x आएगा, ये होगा बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर और रियल एक्सिस के दरमियान एंगल। लेकिन हमें तो ये बाहर वाला एंगल चाहिए, ये जो पॉजिटिव रियल एक्सिस से वहां तक है, तो अगर आप देखें तो यहां से लेके टोटल यहां तक टोटल बनता है पाई, और हमें चाहिए ये वाला, तो हम क्या करेंगे कि टोटल जितना यहां तक है पाई उसमें से हम इसको अगर माइनस कर दें तो हमारे पास ये एंगल रह जाएगा, यानी ये हमारे पास एंगल है थीटा जो कि कैलकुलेट होगा tan इनवर्स y बाय x से। तो जो हमारा आर्गुमेंट होगा ये वाला, ये आर्गुमेंट ऑफ जी सेकंड क्वाड्रेंट में जाके पाई माइनस tan इनवर्स y बाय x से कैलकुलेट होगा। इसी तरह से अगर थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाते हैं तो देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में आपके पास ये अगर फर्ज करें आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाता है तो ये अब ये वाला उसका y हो जाएगा, ये x हो जाएगा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में आपके पास x नेगेटिव होता है y भी नेगेटिव है, तो ये माइनस x और माइनस y होगा, और ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका रियल एक्सिस के साथ जो एंगल बनेगा वो बनेगा थीटा, और वो राइट ट्रायंगल के फार्मूला से जैसे हमने पहले कैलकुलेट किया सिंपल आर्गुमेंट, वो किस तरह कैलकुलेट होगा कि tan इनवर्स y बाय x, तो वो थीटा आ जाएगा tan इनवर्स y बाय x, जो कि y भी माइनस है x भी माइनस है, माइनस से माइनस काट के वो हो जाएगा tan इनवर्स y बाय x। अब हमें चाहिए कौन सा एंगल, आर्गुमेंट प्रिंसिपल आर्गुमेंट होता है रियल पॉजिटिव रियल एक्सिस से लेके उस कॉम्प्लेक्स नंबर तक, अब वो बनता है यहां से हम शुरू करेंगे पैमाइश तो वो ये वाला एंगल बनता है। अब ये कितना बनता है, यहां से यहां तक होता है पाई और आगे ये है थीटा, लेकिन हमने अभी कहा कि ये पाई से ज्यादा नहीं हो सकता, तो अब हमारे पास तो वो पाई से ज्यादा हो रहा है, तो अब देखिए कि ये जितनी रोटेशन है उतनी ही ये है, अब ये पॉजिटिव पाई है तो ये नेगेटिव पाई है, तो हम क्या करेंगे ये रोटेशन यानी असल में होना ये है कि यहां से यहां तक प्लस ये,
तो अब ये वाली रोटेशन और ये वाली रोटेशन इक्विवेलेंट है, तो हम ये लेंगे जो कि है माइनस पाई प्लस उसमें फिर थीटा कर देंगे जो कि है tan इनवर्स y बाय x। तो थर्ड क्वाड्रेंट में जब भी आपके पास लाई करेगा कॉम्प्लेक्स नंबर, तो उसकी जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट की कैलकुलेशन है कि वो होगी माइनस पाई प्लस tan इनवर्स y बाय x के फॉर्मूला से। और अगर फोर्थ में लाई करता है वो तो सिंपल है, क्योंकि यहाँ पे इसका जो एंगल है वो डायरेक्टली ही कैलकुलेट हो सकता है पॉजिटिव रियल एक्सिस से यहां तक, लेकिन चूंकि यहां से x पॉजिटिव है y नेगेटिव है तो वो माइनस tan इनवर्स y बाय x आएगा। यानी अगर फर्स्ट में आपके पास tan इनवर्स y बाय x है या थीटा है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में वो माइनस थीटा होगा, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले आर्गुमेंट प्रिंसिपल आर्गुमेंट का नेगेटिव मल्टीपल। जी, तो अभी हमने आर्गुमेंट फाइंड करने का तरीका सीखा, अभी हम इसको अप्लाई करना सीखते हैं। क्वेश्चन है कि फाइंड द पोलर फॉर्म ऑफ z इज इक्वल टू -1 प्लस √3 आयोटा। तो अगर इसको देखें यहाँ पे इसका मुवाजना करें, कंपेयर करें विद द x प्लस आयोटा y वाली फॉर्म से, तो इस क्वेश्चन में आपके पास x की वैल्यू जो है वो -1 है और y आपके पास √3 है। अभी आप देखें x नेगेटिव है y पॉजिटिव है, तो अगर इसको आप कॉम्प्लेक्स प्लेन में देखें तो ये जो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव x होगा, y पॉजिटिव, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो उसके लिए सबसे पहले r अगर फाइंड करना है तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर रूट के फॉर्मूला से आता है। x की जगह -1 लगाया, y की जगह √3 लगाया, और ये अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास r2 आ जाएगा। थीटा जो आप फाइंड करेंगे वो होगा tan इनवर्स y ओवर x, तो यहाँ से tan इनवर्स ऑफ -√3 आता है जो कि इक्वल टू होता है माइनस इंटू tan इनवर्स √3, ये माइनस जो है ये बाहर आ जाता है। तो अब चूंकि z लाई करता है सेकंड क्वाड्रेंट में, अब सेकंड में हमें पता है कि हम क्या करेंगे, पाई माइनस जो हमारे पास थीटा जितना भी आता है यानी पाई माइनस tan इनवर्स √3 करेंगे, तो ये tan इनवर्स √3 जो है ये पाई ओवर 3 के बराबर है। सो पाई माइनस पाई ओवर 3 करते हुए आर्गुमेंट जो है इस क्वेश्चन में जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है उसका आता है 2 पाई ओवर 3। अब आपके पास पोलर फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर होता है r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। r की जगह 2 लगा दिया, थीटा की जगह 2 पाई ओवर 3 लगा दिया, और इसको अगर हमने जैसा कि हमने लेक्चर में पीछे पढ़ा है कि ये कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को हम सिस थीटा लिखते हैं, तो ये आ जाएगा 2 सिस 2 पाई ओवर 3। नेक्स्ट है कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर पोलर फॉर्म में हो तो उसकी प्रोडक्ट हम कैसे हासिल करेंगे। लेट्स से हमारा फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर पोलर फॉर्म में है कि r1 cos ऑफ थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 और z2 है r2 cos ऑफ थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2। तो इनका जो प्रोडक्ट होगा z1 इंटू z2 वो कैसे हासिल होगा, ये पहले का r1 और दूसरे का r2 मल्टीप्लाई cos ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2। मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म में जो r की वैल्यू होगी और दूसरे में r की वैल्यू दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगी, और अंदर क्या आ जाए cos ऑफ फर्स्ट का थीटा यानी आर्गुमेंट ऑफ फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस आयोटा साइन ऑफ आर्गुमेंट ऑफ फर्स्ट प्लस सेकंड। डिवीजन में यही काम क्या होगा कि ये जो इनकी r की वैल्यूज है ये डिवाइड हो जाएगी दोनों की, और थीटा 1 माइनस थीटा 2 आ जाएगा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2 आ जाएगा। और अगर ये प्रोडक्ट को जनरलाइज करना हो तो अगर आपके पास z1 z2 z3 अप टू सो ऑन zn कॉम्प्लेक्स नंबर्स हों और उनके जो पोलर फॉर्म्स हैं वो आप उनकी बनाएं, तो जो z उनकी प्रोडक्ट है दैट विल बी इक्वल टू r1 r2 r3 अप टू सो ऑन rn, और अंदर आ जाएगा cos ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 अप टू सो ऑन थीटा n प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 प्लस सो ऑन थीटा n। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एक क्वेश्चन है कि इसको हमने सॉल्व करना है 1 प्लस cos 2 थीटा माइनस आयोटा साइन 2 थीटा ओवर cos 2 थीटा प्लस आयोटा साइन 2 थीटा। देखिए सबसे पहले जो हमें गिवन है इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल यानी इसमें करना हमने ये है कि हमने जो अभी डिवीजन सीखी है जिसमें हम पोलर फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिवाइड करते हैं उस वाली फॉर्म में इसको लेके आके हमने सॉल्व करना है। तो उसमें लाने के लिए सबसे पहले ये 1 प्लस cos 2 थीटा को अगर देखें तो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ रखा है, जो यहाँ पे 10th चैप्टर है उसकी अगर आप फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स की बुक खोलें तो 10.1 के बाद और 10.2 एक्सरसाइज से पहले वहाँ एक टॉपिक है डबल एंगल आइडेंटिटीज का। वहां पे cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू जो है वो साबित की गई है, बराबर होती है 1 प्लस cos 2 थीटा ओवर 2। तो 2 को अगर इधर शिफ्ट करें तो 1 प्लस cos 2 थीटा जो है दैट इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा, और जो आपके पास sin 2 थीटा होता है वो वैसे ही इक्वल टू होता है 2 sin थीटा cos थीटा। तो ये यहाँ पे 1 प्लस cos 2 थीटा की जगह हमने रिप्लेस किया 2 cos स्क्वायर थीटा, और उसके बाद sin 2 थीटा की जगह हमने रिप्लेस किया 2 sin थीटा cos थीटा, डिनोमिनेटर वैसे ही लिखा। अब 2 cos थीटा आपके पास ऊपर से कॉमन आता है, 2 cos थीटा कॉमन लिया, यहाँ से 2 कॉमन चला गया तो cos थीटा भी एक कॉमन चला गया, आपके पास आ गया cos थीटा, ये माइनस आयोटा वैसे ही, और ये 2 cos थीटा कॉमन चला गया, रह गया आपके पास sin थीटा। डिनोमिनेटर एज इट इज लिखा, आप 2 cos थीटा को लहदा करें, इसको आप लिख सकते हैं cos ऑफ माइनस थीटा, क्योंकि cos ऑफ माइनस थीटा जो है अगेन cos ऑफ प्लस थीटा में होता है। ये भी चैप्टर फर्स्ट ईयर में हमने पढ़ा है कि cos में साथ अंदर अगर नेगेटिव साइन आए तो अब्सॉर्ब हो जाता है, लेकिन अगर साइन में अंदर नेगेटिव साइन आए तो स्केलर मल्टीपल यानी इसके शुरू में आके मल्टीप्लाई होता है। तो इसी चीज का हमने फायदा उठाया कि cos थीटा को लिख लिया cos ऑफ माइनस थीटा, और यहाँ प्लस लिख लिया और ये वाला माइनस अंदर माइनस थीटा के साथ लगा दिया।
क्यों क्यों लगाना चाहते हैं? क्योंकि हमारे पास पोलर फॉर्म में अगर आप देखें, इससे पहले हमने जो पढ़ा है कि पोलर फॉर्म में cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, यानी यहां हमें प्लस चाहिए, तो ये वाला माइनस अंदर हमने शिफ्ट कर दिया। अब ये देखें, इसको आप ले सकते हैं पोलर फॉर्म में किस तरह से कि r की वैल्यू 1 ले लें, यानी 1 इंटू कॉज ऑफ माइनस थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ माइनस थीटा। तो ये ऊपर एक पोलर फॉर्म ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर होगी, नीचे इसी तरह से 1 इंटू कॉस 2 थीटा प्लस आयोटा साइन 2 थीटा, यानी यहाँ पे आपके पास r1 की वैल्यू 1 है और थीटा 1 की वैल्यू जो है वो आपके पास माइनस थीटा है, इसी तरह r2 की वैल्यू 1 है और थीटा 2 की वैल्यू 2 थीटा है। तो अभी आप डिवीजन वाला अगर आपके अपने सामने पॉइंट और खोलें, डिवीजन वाला कॉन्सेप्ट खोलें, तो डिवीजन जो होगी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की पोलर फॉर्म में, तो आफ्टर द डिवीजन आंसर क्या आएगा, r1 ओवर r2 इंटू कॉज ऑफ आपके पास हो जाएगा कॉज ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2, यानी यहाँ पे आपके पास माइनस 2 थीटा आएगा। इसी तरह से साइन ऑफ थीटा 1 माइनस जो है वो आपके पास थीटा 2 होगा। तो ये आपके पास जो इसका यहाँ पे सोल्यूशन बनेगा, ये बनेगा कॉज ऑफ माइनस 3 थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ आपके पास जो है ये बन जाएगा माइनस 3 थीटा। तो ये आपके पास जो है इसका आपके पास सोल्यूशन बनेगा कॉज ऑफ माइनस 3 थीटा और प्लस आयोटा साइन ऑफ माइनस 3 थीटा। इसको अगर आप कंबाइन में लिखना चाहें तो आप इसको लिख सकते हैं 2 cos थीटा सीज ऑफ माइनस 3 थीटा। तो ये इसका फाइनल सोल्यूशन आपके पास बन जाएगा जी। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा लेक्चर नंबर 2 मैथ 403 का, और इसको अगर आप अच्छी तरह से देखें, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। वैसे ये ओरिजिनल लेक्चर जो है वो तकरीबन 1 घंटा 25-26 मिनट का है, तो हमने कोशिश की है इसको हाफ टाइम में कन्वर्ट करने की और उसमें कोई पॉइंट मिस भी ना हो, और ब्रीफली जो टू द पॉइंट चीज़ें उनको प्रेजेंट करने की कोशिश की है। इसको देखिए, अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें और ख़ुद भी चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी इसके लिए एडवाइस करें कि वो इसको देखें और इसको सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट लेक्चर के लिए हाजिर होंगे आपके सामने इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।